गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया था। और माया के सम्राट मार ने अपने सारे जंगलों को उन पर छोड़ा था और संपूर्ण बौद्ध जगत में बोध गया कि इस जगह को यूं ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं माना गया है। बुद्ध ने बताया कि दो अतिपात हैं, एक तरफ जीने का भोग और दूसरी तरफ आत्मज्ञान। एक है खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल मृत्यु है। दूसरा कहता है सारी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि इसी के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़ने को कहा। वे मध्यम मार्ग के विश्वासी थे जो न प्रतिवाद है न निवृत्तिवाद। ब्राइटनेस कम कर देना पूरा, उस पर क्लिक करना। अब हम बात करते हैं फिगर पे ही क्लिक करना। हाँ, उसको नीचा कर। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में देश छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, पर बिंबिसार के नेतृत्व में पहली बार मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। जैन और बौद्ध दोनों राजा बिंबिसार को अपने करीब मानते थे। फिजिक्स वाला भी दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। वैशाली में लिच्छवियों का गणराज्य स्थापित था। वहाँ की आम्रपाली, सुंदरता, नृत्य कला, गायन वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। भरपूर वैभव के बावजूद उसने बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और अपनी संपत्ति संत को दान में दे दी। उधर राजनीति के क्षेत्र में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सामरिक दृष्टि को समझते हुए मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया और उसी समय राजगीर की सप्तकर्णी गुफाओं में बुद्ध के 500 शिष्य 6 महीने की संगीति के बाद त्रिपिटक का संकलन किया। बिहार की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 3वीं सदी के पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। अरे ये क्या, यूनान का राजदूत विद्यार्थी यहाँ प्रवासी जीवन बिता रहा है। गंगा तट का ये शहर करीब 9 मील लंबा है और 1.5 मील चौड़ा है, जो कि तत्कालीन रोम से कम 2 गुना बड़ा है। शहर चारों ओर लकड़ी की दीवारों से घिरा है। लगभग 570 बुर्ज हैं और आने जाने के लिए 64 दरवाजे बने हुए हैं। शहर के चारों ओर सुरक्षात्मक खाई है। लोगों की जो शान और शौकत है वो संसार में कहीं भी नहीं है। शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में है और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य महापंडित चाणक्य। सिकंदर के आक्रमण को न केवल रोक लिया गया है, बल्कि उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर पुरु के हाल का बदला भी ले लिया गया है। खैबर से लेकर बंगाल तक शासित ये प्रदेश ही पहली बार भारत का मानचित्र बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो किसी को संत दिखाई देता है तो किसी को सम्राट, किसी को वो मनुष्यों को परखने वाला राजनीतिज्ञ तो किसी को वो ऐसा विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों को देखकर युद्ध को त्याग दिया हो। कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा अशोक थे। सोचिए वो भी क्या परिवर्तन हुआ होगा जब शासन का संचालन लिखित अभिलेखों पर शुरू हुआ होगा।
कोई आश्चर्य नहीं कि आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धन खंड हो। तो ये रही बिहार की ईसापुर की कहानी। अब हम चलते हैं प्रथम शताब्दी के उस काल में जब वाल्मीकि रामायण का पुनर्गान और महाभारत का पुनर्पाठ हो रहा था। वैदिक संस्कृत पाली तथा प्राकृत मरणापन्न दौर में पहुंच चुकी थी और महर्षि पतंजलि लौकिक संस्कृत का अभूतपूर्व विकास कर चुके थे। मजे की बात यह है कि संस्कृत का केंद्र अब तक्षशिला से हटकर मगध आ गया था। अब संस्कृत यहाँ के बिहारों में ज्ञान का माध्यम हो चुका था। गणित, विज्ञान, चिकित्सा सब कुछ संस्कृत में थे। सिल्क मार्ग का विकास हो चुका था और एशिया के विभिन्न देशों